भाई जब एक इंश्योरेंस एजेंट, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जब मार्केट में जाता है तो उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है, किन किन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए और एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी करने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी रुकावटें आती हैं जो वो अपने कस्टमर की लिस्ट नहीं बढ़ा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम सब इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो ये वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है हर एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट के लिए, हर एक इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए। तो ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसी वीडियो चाहते हैं जो आपके मन में चल रहा है कि भाई इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो अपना कमेंट आप ज़रूर, अपना फीडबैक ज़रूर लिखें नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूं जिसमें मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को एक नई नई वीडियोस देता रहूं, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाता रहूं, आप लोगों के मोटिवेशन के लिए कुछ वीडियो बनाता रहूं। लेकिन दोस्तों, आपका सपोर्ट भी बेहद ज़रूरी होता है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, ये जो आज की वीडियो है, ये वीडियो है कि भाई एक इंश्योरेंस एजेंट जब मार्केट में जाता है तो वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है, और वो कौन सी चीज़ें जो जब कस्टमर से मिलता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम वो फेस करता है, ताकि बिज़नेस को बढ़ाया जाए। बिज़नेस को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, डील क्लोज होते होते रह जाती है, डील क्लोज नहीं होती है। दोस्तों, मैंने प्लान किया कि भाई मैं कुछ फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मिलूं, कुछ इंश्योरेंस एडवाइज़र से मिलूं, और एडवाइज़र से मिलने के बाद उनके फीडबैक लूं और उनसे जानूं कि भाई जब मार्केट में जाते हो, जब मार्केट में कस्टमर से मिलते हो, तो किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का आप ध्यान रख सकते हो और क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सब विषय में डिस्कस करेंगे कि हमारे भारत में जो इंश्योरेंस एजेंट हैं, मोर देन 14-15 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 से 4,500 एजेंट्स ही एमडीआरटी कर पाते हैं। बाकी एजेंट्स एमडीआरटी क्यों नहीं कर पाते हैं, वो क्या कारण है कि सिर्फ 4,000 एजेंट ही एमडीआरटी कर पाते हैं और बाकी जो एजेंट्स हैं उनकी एमडीआरटी नहीं होती है। बाकी के जो 13 से 14 लाख एजेंट्स बचते हैं वो सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने में ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप एक माइंड सेट करके एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एमडीआरटी कर सकते हैं, सीओटी कर सकते हैं, टीओटी कर सकते हैं, और जो भी आपके सामने रुकावटें आ रही हैं उन सब रुकावटों को दूर करने में मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, किसी तरीके का भी सपोर्ट चाहिए आपको, तो आप अपना सवाल लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में और आपके प्रश्न का जवाब हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश में मोर देन 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 4,000 इंश्योरेंस एजेंट्स ही एमडीआरटी कर पाते हैं। बाकी के जो एजेंट्स हैं वो एमडीआरटी क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या कारण है वो एमडीआरटी नहीं कर पाते हैं? दोस्तों, इसके पीछे एक ऐसा राज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इसको जान लेंगे ना, तो आपका एमडीआरटी भी 101% पक्का है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप नोट कर लीजिए, एक नोटपैड में नोट कर लीजिए जो मैं आज आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ। इस टेक्निक को अगर आप करेंगे तो आपका एमडीआरटी 101% पक्का है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी कमी क्या आती है? एक तो हमारा माइंड सेटअप होता है कि हम प्लान करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई हमारे पास तो एचएनआई क्लाइंट्स का डाटा है ही नहीं, हमारे पास तो जो हाई प्रोफाइल कस्टमर है उनका डाटा नहीं है, हमारे पास 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, मैक्सिमम 30,000 की जो सैलरी अर्न करते हैं सिर्फ उन्हीं का डाटा है, उन्हीं से हम बात कर पाते हैं। बाकी जो एचएनआई क्लाइंट्स हैं उनसे हम बात भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है अपना, आपको अपनी प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ानी है, और प्रोडक्ट नॉलेज आपको इस तरीके से बढ़ानी है कि आपको हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जिस कंपनी में आप डील करते हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं उन कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट के बारे में भी आपको नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, प्रॉब्लम जब आती है जब कस्टमर आपके सामने फेस टू फेस बैठा होता है और कस्टमर आपसे कोई सवाल करता है और आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, वो कमी होती है प्रोडक्ट नॉलेज की। तो आप आर्टिकल्स पढ़िए, आप इंटरनेट पे चाहिए, आजकल तो इंटरनेट पर एक एक चीज़ दी हुई है। दोस्तों, अगर आपका प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा होगा तो आप कस्टमर से बात करने में नहीं हिचकिचाएंगे, हेजिटेशन नहीं होगी, और आप कस्टमर को अच्छे तरीके से प्लान की प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। और आप डेफिनेटली, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका कॉन्फिडेंस होगा तो आप डेफिनेटली अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि भाई आपके पास HNI क्लाइंट्स का डाटा नहीं है, आपके पास हाई प्रोफाइल कस्टमर का डाटा नहीं है, आपके पास लोअर क्लास जो कैटेगरीज है उन कस्टमर का डाटा है। तो वो सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको अपना प्लानिंग चेंज करना है, आपको किस तरीके से प्लान करना है, आपको अपना जो काम करने का तरीका है उसको बदलना है। आपको रात को सोते समय ये सोचना है कि भाई आज मैंने क्या काम किया है, इसमें क्या कमी थी, इसको मैं और बेटर कैसे कर सकता हूँ। ये आपको खुद प्लानिंग करना है। और अगर आप प्लानिंग करेंगे, आप अपनी प्लानिंग के तहत उसको एनालाइज करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और उसको देखेंगे कि भाई कमी कहाँ रही और अच्छा मैं कैसे कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली दोस्तों आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। कस्टमर की कमी नहीं रहेगी आपके पास, आपको डे बाई डे नए नए कस्टमर मिलते रहेंगे। और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आप अपने कस्टमर कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल हाई पॉलिसी ज्ञान पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने वीडियो बना के रखी हुई है आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि भाई नए नए कस्टमर आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कैसे ग्रो होगी, वो सब मैंने आपको वीडियो में डाला हुआ है, आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अब आपको करना ये होता है कि जब भी आप कस्टमर के सामने जाते हैं, चाहे वो HNI कस्टमर हो या फिर आप 20,000 या 30,000 कमाने वाला कस्टमर हो, आपको सबसे पहले उससे एक सवाल करना है कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है, यानी कि आप एक महीने में कितनी अर्निंग करते हैं और उसमें से कितना एक्सपेंस कर देते हैं और कितनी सेविंग करते हैं। तो एक पेपर लीजिए और पेपर पे क्लाइंट से नोट कराइए कि सर आप इस पर अपने एक्सपेंसेस लिखिए कि कितने एक्सपेंसेस आपके महीने के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मंथली एक्सपेंसेस क्या है, तो आप में से हो सकता है कुछ लोग 20,000 बोलें, कुछ लोग 30,000 बोलें, कुछ लोग 40,000 या 50,000 बोलें। इसी तरीके से आपको कस्टमर से भी पूछना है कि सर आप मुझे ये बताइए, आप उसको एक वाइट पेपर दीजिए क्लाइंट को और क्लाइंट से पूछे कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपका मंथली एक्सपेंसेस क्या है और किन किन चीज़ों में आपका मंथली एक्सपेंसेस होता है। ये सब चीज़ें आप अब मान के चलते हैं एक कस्टमर ने आपको बोला कि मेरे जो मंथली एक्सपेंसेस है 30,000 रुपये महीना में एक्सपेंस कर देता हूँ, जिसमें मेरा रेंट जाता है, घर का रेंट जाता है या EMI जाती है, इसके अलावा मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, बहुत सारे तरीके के बिल होते हैं, ग्रोसरी और ट्रांसपोर्ट के चार्जेस उसने बताए हैं। और उसने अपना मंथली जो एक्सपेंसेस बताया वो बताया 30,000 रुपये महीना। तो अगर सीधे सीधे हम कैलकुलेट करें 30,000 रुपीज़ पर मंथ, तो इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 3,60,000 रुपये साल का इसका मंथली एक्सपेंसेस है। तो ज़रा क्लाइंट से पूछे कि सर आप मुझे ये बताइए कि मान के चलते हैं मिस्टर एक्स हैं और उनकी जो मंथली एक्सपेंसेस है वो 30,000 रुपये है, राइट। जिस 30,000 से उनके घर के खर्चे चलते हैं और परिवार के जो एक्सपेंसेस हैं, जो ज़रूरत के एक्सपेंसेस हैं वो चलते हैं। ज़रा सर आप मुझे ये बताइए कि अगर मिस्टर एक्स कल अपने परिवार के साथ नहीं है तो उनका परिवार कैसे सर्वाइव कर पाएगा, कैसे घर का रेंट जाएगा, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा, कैसे वाटर का बिल जाएगा, कैसे बच्चों की स्कूल की फ़ीस जाएगी, एजुकेशन के चार्जेस हैं वो जाएंगे, कैसे ये सब हो पाएगा। तो सर क्या मिस्टर एक्स को ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं करना चाहिए कि उसके ना रहने पर, मिस्टर एक्स के ना रहने पर उसके परिवार को इधर उधर ना देखना पड़े, मिस्टर एक्स के परिवार सर्वाइव करने में प्रॉब्लम ना आए, मिस्टर एक्स के बच्चों की एजुकेशन की फ़ीस जाने में प्रॉब्लम ना आए। तो क्या सर आपको नहीं लगता है कि आपको भी एक ऐसा प्रोविज़न करना चाहिए? क्या आपने ऐसा प्रोविज़न किया हुआ है कि कल अगर कस्टमर नहीं है, कल अगर मिस्टर एक्स नहीं है तो उनके घर के खर्चे कैसे चलेंगे? या तो मिस्टर एक्स के पास इतना पैसा बैंक में होना चाहिए कि बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, बैंक के इंटरेस्ट से उनके घर के खर्चे चलते रहें। सर मैं आपसे पूछता हूँ कि कल भगवान ना करे ऐसा हो कि कल अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं हैं तो जो आपके परिवार के खर्चे हैं, जो आपके बच्चों की स्कूल फ़ीस जाती है, जो आपके घर की EMI जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है, वाटर बिल जाता है और भी बहुत सारे तरीके के खर्चे हैं, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो 30,000 रुपये आपके एक्सपेंसेस हैं, कल आपके ना रहने पर वो कैसे पूरे हो पाएंगे? तो सर क्या आपको ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं करना चाहिए कि आपके ना रहने पर भी आपके परिवार को इधर उधर ना देखना पड़े, आपकी वो सारी ज़रूरतें इंश्योरेंस कंपनी दे कि भाई कल अगर कोई ऐसी कंडीशन भी आ जाए, भगवान ना करे अगर आप नहीं हैं, पॉलिसी होल्डर नहीं हैं, तो उनके ना रहने पर भी उनके परिवार के खर्चे उसी तरीके से चलते रहें जैसे आज चल रहे हैं, उनके बच्चों की स्कूल फीस उसी तरीके से जाती रहे जैसे आज जा रही है, उनकी बेटी की मैरिज उसी तरीके से हो पाए जैसा आज उन्होंने प्लान किया है।
तो सर अगर मैं आपको एक ऐसा प्लान बताऊं, सर मैं आपको एक ऐसी चीज़ दूं, ऐसी एक प्रॉपर्टी दूं जिसमें अगर कस्टमर नहीं भी है, अगर मिस्टर एक्स नहीं भी हैं, तो मिस्टर एक्स के ना रहने पर भी उनके परिवार की रेगुलर इनकम आती रहेगी, उनकी बेटी की शादी के टाइम पे भी पैसा मिलेगा, और हर साल स्कूल की फ़ीस, हर साल परिवार के खर्चे भी उस प्रॉपर्टी से ही आएंगे। तो सर मैं आज आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज कर ली तो सर आपके जीते जी तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर कल भगवान ना करे आप नहीं भी हैं तो भी ये प्रॉपर्टी आपको रेगुलर इनकम देती जाएगी आपके परिवार के लिए। ये प्रॉपर्टी आपकी बेटी की मैरिज के समय पर भी काम आएगी, और ये प्रॉपर्टी आपके परिवार के काम भी आएगी और बच्चे की एजुकेशन के काम भी आएगी। तो कैसा रहेगा दोस्तों? अगर आप कस्टमर के सवालों का जवाब देंगे, आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, ना कि आंखें झुका के। जब आप कस्टमर से बात करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होना चाहिए, और आंखों में आंखें डाल के आपको बात करनी चाहिए। जब आप आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे और कस्टमर के सवालों का जवाब देंगे और उसके एक एक सवाल का जवाब देंगे, तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका बिजनेस 101% ग्रो। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक कस्टमर हैं, उनसे मैंने पूछा कि भाई, कस्टमर से पूछा कि सर ये बताइए कि आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं, यानी कि उस कस्टमर के मंथली एक्सपेंसेस 30,000 पर मंथ है, यानी कि साल के बैठ जाते हैं 3,60,000, यानी कि 3,60,000 उसके परिवार को चाहिए ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए। चाहे कोई भी कंडीशन हो, परिवार के पास कम से कम 3,60,000 रुपये साल के होने चाहिए। अब आप क्लाइंट से पूछे कि सर आप मुझे ये बताइए कि मिस्टर एक्स हैं जिनके परिवार को सर्वाइव करने के लिए 3,60,000 रुपये साल के इनकम होना बेहद ज़रूरी है, राइट। अगर मिस्टर एक्स कल अपने परिवार के साथ नहीं है तो सर कैसे उनके परिवार सर्वाइव कर पाएगा? कौन उनके परिवार की देखभाल करेगा? कैसे उनके परिवार के खर्चे हो पाएंगे? कैसे उनके बच्चे की स्कूल फीस जाएगी या डॉटर की मैरिज हो पाएगी, राइट। तो सर जो 3,60,000 रुपये उनका खर्च आ जाए, तो क्या मिस्टर एक्स को ऐसा प्रोविज़न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ताकि वो 3,60,000 रुपये उसको साल दर साल मिलता रहे, हर साल उसको रेगुलर इनकम मिलती रहे 3,60,000 रुपये। या सर इसको एक और आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ, मिस्टर एक्स के पास कम से कम इतना पैसा होना चाहिए ताकि उस पैसे के इंटरेस्ट से उनका परिवार सर्वाइव कर पाए। अब मान के चलते हैं कि आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7%। तो अगर मिस्टर एक्स किया तो मिस्टर एक्स के बैंक में 50 लाख रुपए होना चाहिए, यानी कि उसका 7% 3,50,000 रुपये उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा साल दर साल। लेकिन वो भी गारंटी नहीं है कि बैंक में कल रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% रहेगा या नहीं रहेगा। हो सकता है कल बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, क्योंकि अगर हम पिछली हिस्ट्री उठा के देखें तो बैंक में आज से 10 साल पहले 12 से 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो कि अब 7% हो गया है, और आने वाले समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी कम हो सकता है, राइट। तो कम से कम 50 लाख रुपए उनके बैंक में होना चाहिए। बैंक में होने का मतलब ये हुआ कि अगर मिस्टर एक्स कल नहीं रहे तो जो उनके पास 50 लाख रुपए है उसके इंटरेस्ट से उनका परिवार सर्वाइव कर सकता है। या फिर एक ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि साल दर साल उनकी रेगुलर इनकम मिलती रहे। तो सर अगर मैं आपको एक ऐसा प्लान बताऊं, ऐसी प्रॉपर्टी आपको दूं जिसको परचेज करने के बाद आपका परिवार भी सिक्योर है और आपके परिवार की रेगुलर इनकम भी आती रहेगी, तो कैसा रहेगा सर? आप मुझे बताइए। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने ये कंसेप्ट इंश्योरेंस एजेंट्स को बताया तो उन एजेंट्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उनको ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया।